हाँ बेटा, देखिए अकाउंटिंग ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो अकाउंटिंग हमें करनी है वही करनी है जैसे हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। हर चैप्टर में हमने सीखा है कि सबसे पहले अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो डेथ की वजह से हो या रिटायरमेंट या एडमिशन की वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा इसके क्वेश्चन और डेथ के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ तक के क्वेश्चन का नाम नंबर्स जो भी है सब कुछ सेम ही है। तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी रिटायरमेंट में कर दिया। सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे, आप मिलाना चाहो तो मिला लेना, रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन सेम होंगे। अकाउंटिंग फॉर गुडविल ये दोनों भी सेम ही होते हैं, इसमें भी हमें नहीं करना है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ये भी सेम है, ये भी इसमें नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना था हमने पहले पढ़ लिया। और आपका पढ़ने का मन करे तो वो भी आप पिछले चैप्टर से पढ़ लेना, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज ये भी इस टॉपिक से नहीं डिस्कस करना है। हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, ये सारी चीज़ें ना कॉमन है पीछे वाले चैप्टर्स में, तो आप किसी भी चैप्टर से पढ़ लेना। ज़रूरी नहीं कि यहाँ के क्वेश्चन बनाओ, आप रिटायरमेंट के बना लेना, एडमिशन के बना लेना, चेंज इन पीएसआर कहीं से भी बना लेना। उसके बाद आइए डिटरमाइनिंग द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस अप टू द डेट ऑफ डेथ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ बातें लेके चलता हूँ आपके सामने, उसके बाद हम मुद्दे पे आएंगे इसके। देखिए बेटा, डिटरमाइनिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर्स मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसके शेयर का प्रॉफिट निकालना है। सर क्या मतलब है? मतलब ये है कि बेटा जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, और इनका जो ना ओल्ड रेशियो है बेटा 3:2:1। इसमें हम मान के चलते हैं बच्चे कि इसमें ना जेड की ना डेथ हो गई। अब देखिए डेथ जो है, किसी का डेथ हो जाए तो कोई डेट मेंशन उसको पहले से थोड़ी ना पता था कि इस दिन डेथ होगा मेरा। वो हो सकता है कि जिस दिन आपका हिसाब किताब क्लोज हुआ, हमारा हिसाब किताब जनरली कब क्लोज होता है, कोई एक ईयर स्टार्ट होता है बेटा 1 अप्रैल मान लेते हैं, और ईयर एंड कब होगा बेटा 31 मार्च में। तो जो क्लोज हुआ होगा बुक्स, लास्ट क्लोज हुआ होगा यहाँ पे 31 मार्च में। ये पॉसिबल है कि इसी दिन डेथ हो जाए उसकी, ये भी पॉसिबल है कि 1 महीने गुजर जाने के बाद हो जाए, 2 महीने गुजर जाने के बाद हो जाए, ये 3 महीने गुजर जाने के बाद हो जाए, कभी भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि उसका ईयर के एंड में हुआ हो डेथ। तो अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके साथ क्या मसले आएंगे? अगर उसने मान लीजिए कि 3 महीने उसने जॉब किया आपके पास, मान लीजिए उसने 3 महीने जॉब किया और यहाँ पे जाके अप्रैल मई जून 1 जुलाई, मैं ऐसा डेट कोई ऐसा ले लेता हूँ, 1 जुलाई को उसकी डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हुई बेटा? जेड की जो है ना बेटा यहाँ पे डेथ हो गई है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है जी, जेड की हमने डेथ हो गई। अब इसके हिसाब से सोचिए, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो इसके रिलेटिव रहेंगे, जो भी डीड में इन्होंने लिखवाया होगा कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरा जितना भी पैसा बनता है वो मेरे रिश्तेदार को, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को, जिसको भी है उन्होंने लिखवाया होगा, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव के नाम दिए होंगे, हमें उसको देना पड़ेगा जाके। और जब एडमिशन होता है पार्टनर्स का ना, उसी वक्त ये लिख दिया जाता है कि किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में कौन कौन सी चीज़ों का हिसाब देना है। तो जब किसी पार्टनर्स का डेथ होता है बेटा, तो उस टाइम ना जितने दिन उसने काम किया इस ईयर में, बुक्स क्लोज हो जाने के बाद, इससे पहले का हिसाब तो उसको मिल चुका था प्रॉफिट लॉस। अभी जो बिजनेस कंटिन्यू हुआ था, 3 महीने गुजरे ही थे, उसकी डेथ हो गई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी नहीं बना। बनेगा कब बेटा? वो तो बनेगा ईयर के एंड में। तो हमें इतने दिन का प्रॉफिट और लॉस भी तो उसको देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं कि जब किसी का डेथ हो जाए तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आपको उसको देना पड़ेगा। कौन सा शेयर ऑफ प्रॉफिट? अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जब उसकी डेथ हुई तब तक की, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ लास्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब आखिरी बार आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद किया था। ठीक है जी, आखिरी बार जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद किया था वहां से लेकर यहां तक जब तक उसने काम किया आपके पास, सर्व किया उतने दिन का, तो उसको पहले प्रॉफिट देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी हो सकता है अगर एग्रीमेंट में सैलरी है, जबकि हम लोग सैलरी ईयर के एंड में देते थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, इस बार सैलरी हमें इतने दिन की देनी पड़ेगी, उसको हमें सैलरी भी देना पड़ सकता है सर। ठीक है सर,
अगर कोई पार्टनर्स की डेथ होती है तो हो सकता है एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो, तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट भी आपको 3 महीने का देना पड़ेगा, सैलरी भी 3 महीने की देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितने महीने का देना पड़ेगा बेटा? 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। और एक इशू ये भी आएगा कि सिर्फ वो 3 महीने का प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना लेगा। बिजनेस में 20 साल से आपके साथ काम कर रहा है वो, तो 20 साल में आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ आ गया होगा, तो उसमें जितना भी एसेट्स है बेटा उसको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करेंगे एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होगी, उससे जितना प्रॉफिट लॉस होगा वो भी देना पड़ेगा। सर और क्या देना पड़ेगा बेटा? उसको शेयर ऑफ गुडविल भी देना पड़ेगा, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर कोई पहले से प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स वगैरह हैं तो उसमें भी जितना हिस्सा बनता है वो भी आप उसको देंगे। ये सारी चीज़ें जो पार्टनर्स की डेथ हो गई है उसको मिलेंगी। लेकिन ये जो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये दो चीज़ें और ये प्रॉफिट, इससे पहले तो इसको मिल रहा होगा तो हमें सिर्फ कितने दिन का देना होगा? जितने दिन उसने इस ईयर में काम किया। लेकिन बाकी चीज़ें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, इसमें कोई मंथ से कोई मतलब नहीं है। आप पुरानी वैल्यू को, एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करेंगे, रीअसेस करेंगे, वहाँ से प्रॉफिट लॉस निकाल के देंगे। आपके पास जो भी गुडविल आता है उसमें से हिस्सा देंगे, और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है वो पूरा दिया जाएगा। इसमें मंथ का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें तो जितना भी पहले से प्रॉफिट पड़ा हुआ था सब दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सैलरी के लिए बेटा और इंटरेस्ट कैपिटल के लिए मंथ दिया जाएगा, मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे आप। अब इसमें एक दिक्कत आने वाली है। देखिए सैलरी तो हमें पता है कि सर सैलरी तो फिक्स होती है, जैसे मान लेते हैं 3,000 रुपये पर मंथ है तो हम 3 महीने का दे देंगे। हमें ये पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, तो हम इसमें से 3 महीने का निकाल के दे देंगे। लेकिन सर प्रॉफिट कैसे निकालें? अभी तो कंपनी को हुए ही हैं 3 महीने इस साल के 3 महीने का प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करें? हम प्रॉफिट तो फाइंड आउट करेंगे ईयर के एंड में, और इसके रिश्तेदार यहीं पे लड़ रहे हैं मुझसे कि नहीं भैया प्रॉफिट भी दो, 3 महीने इसने काम किया। तो ये हमारे साथ दिक्कत आएगी 3 महीने के प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। तो इस दिक्कत को देखते हुए एग्रीमेंट में पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उसी वक्त ये डिसीजन लिया जाता है कि जब भी कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी तो जिस ईयर में उसकी डेथ हो रही है उस ईयर का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डीड में हमने पहले लिख दिया था। क्या लिखा था? दो तरीके आपके पास। एक तरीका ये कि जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट को आप इस पूरे साल का प्रॉफिट मान लो। हमने डीड में लिखा कि भाई अगर किसी पार्टनर्स की डेथ किसी ईयर में होती, मान लेते हैं 2010 में हो गई, तो 2019 का जो प्रॉफिट था, 2009 का जो प्रॉफिट था वही 2010 का प्रॉफिट मान लिया जाएगा। एक तरीका ये है। और फिर आपने पिछले साल वाला जो प्रॉफिट था 2009 का 2010 में मान लिया, तो ये पूरे 12 महीने का प्रॉफिट हो गया। जितना भी प्रॉफिट है आपको उसमें से हम कितने महीने का प्रॉफिट निकाल के दे देंगे? 3 महीने में बांटेंगे और दे देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे हाँ या ना? तो पिछले साल में जितना प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को हमने इस साल में माना। ऐसा कहाँ लिखा होगा? डीड में पहले से लिखा होगा, आपको एज्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन भी बताएगा आपको। सर दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि डीड में इन्होंने ये लिख दिया कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था, जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था प्रीवियस ईयर में, हम मान के चलेंगे इस ईयर भी उतने ही परसेंट प्रॉफिट होगा। यहां परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात कर दी। तो मान लीजिए पिछले साल जो है बेटा 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो हम क्या मानेंगे? 10% का प्रॉफिट इस साल भी होगा। तो इस साल ये 3 महीने में सेल्स तो मालूम ही होगा ना मुझे। सेल्स तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना ईयर एंड तक, 3 महीने में आपने सेल्स तो किया ही होगा, उसका हिसाब किताब आपके पास होगा। तो इस 3 महीने का जो सेल है उस पे आप सीधा 10% का प्रॉफिट निकाल दीजिए। इसमें मंथ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सेल्स 3 महीने का ही तो है आपके पास। तो आपके पास दो रास्ते निकल के आए। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, आप सेल के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पिछले साल में जो भी प्रॉफिट था उसके बेसिस पे इस ईयर के प्रॉफिट को आप एज्यूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से बताएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? यही वाकई दिक्कत है, बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं। बाकी में ये है कि जितना बोलेंगे उतना हम दे देंगे उतने दिन का। लेकिन
जब प्रॉफिट की बात आएगी 3 महीने के लिए, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट को। समझ में आ गई बात? दो तरीके हैं, आप एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, आपने कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रॉफिट का, क्योंकि आप यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं रहे जो निकल के आ जाए। सर एक बात हम ऐसा भी मान ले कि मान लो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले तो क्या एस्टिमेट निकालने की जरूरत है? फिर तो एस्टिमेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आप वो प्रॉफिट जो आपने निकाला है वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स में बांट दीजिए, और एक पार्टनर्स में नहीं बटेगा बेटा, अगर 3 पार्टनर्स है, क्योंकि अगर प्रॉफिट आ चुका है तो कितने पार्टनर्स को मिलेगा? 3 है तो तीनों को मिलेगा। लेकिन जब एस्टिमेटेड बेसिस पे आप प्रॉफिट निकाल रहे थे, जब आप अंदाजा लगा रहे थे कि इस साल का प्रॉफिट क्या होगा, तो आप सिर्फ उसके लिए अंदाजा लगा रहे थे जो पार्टनर्स की डेथ हो गई थी उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए निकाल रहे थे। कहानी समझ में आई? तो कहानी में हमने क्या समझा बेटा? हमने समझा कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है हमें, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो एस्टिमेटेड बेसिस हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, या फिर कैसे करेंगे? डिटरमाइंड करेंगे, मतलब या तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो इन्फॉर्मेशन इतना दिया हुआ है, डिटरमाइंड करके क्वेश्चन नहीं दे दिया कि भैया 3 महीने में ना 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन ने आपको बता दिया, तो आपने क्या अंदाजा लगाया है या क्वेश्चन ने आपको खुद ब खुद डिटरमाइन कर दिया? अगर क्वेश्चन ने आपको डिटरमाइन कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉफिट जो है एक पार्टनर्स में नहीं बटेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, सभी पार्टनर्स में बटेगा। शेयर ऑल दी पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर्स, जिसकी डेथ हुई उसको भी वो हिस्सा मिलेगा, और जो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस में उसको भी मिलेगा। और कैसे मिलेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। लेकिन आपने अगर प्रॉफिट को क्या किया है? एस्टिमेट किया, और एस्टिमेट हम दो तरीके से करते हैं बेटा, या तो टर्नओवर बेसिस, पिछले साल के सेल्स पे डिपेंड करता है हमारा एस्टिमेट, या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे हम एस्टिमेट करते हो। तो ये एस्टिमेशन हम निकाल रहे हैं ना, किसके लिए निकाल रहे हैं? सिर्फ डिसीज पार्टनर्स के लिए। किसके लिए? डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई थी, और उसमें से उसको हम प्रॉफिट और लॉस देंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई? अब सवाल दूसरा है बेटा कि सर मान लीजिए कि हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया। अभी मैं मान के चलता हूं कि आपने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर लिया, तो दो ऑप्शन है भाई, हमने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में आ जाए प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया हमने? एस्टिमेटेड बेसिस। अगर एस्टिमेटेड बेसिस में आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट सिर्फ किसको मिलेगा? क्योंकि उसी के लिए निकाला है बस, कि यार ठीक है ये परेशान कर रहे हैं, इससे घर वाले कह रहे हैं प्रॉफिट दो प्रॉफिट दो, तो हम चेक कर लेते हैं डीड क्या कहता है। डीड में लिखा हुआ पिछले साल के बेसिस पे देना है, पिछले साल का बेस में देखा, पूरा प्रॉफिट जो था उसके बेसिस पे 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के उसके हाथ में दे दिया। क्या एक्चुअल में मुझे ये 3 महीनों में अभी तक कोई प्रॉफिट हुआ है? क्या हमने कैलकुलेट किया है? तो ऐसा प्रॉफिट जिसको हमने अभी तक कैलकुलेट ही नहीं किया और हमें देना पड़ जाए, ऐसे प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें अगर शेयर ऑफ पार्टनर्स को दे रहे हैं जिसकी डेथ हो गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटा? और किसको दे देते हैं? जिसकी डेथ हो गई। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया था कि क्या माना था इसका, तो हम लिख देंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट। बताइए बात समझ में आ गई? अच्छा सर अगर वो लॉस हो जाए, मैं अभी लिखने बोलूंगा तभी नोट करेंगे बेटा, अगर वो लॉस हो जाए तो भाई हमारे डीड में ये था कि प्रीवियस ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम इसे प्रॉफिट देंगे, प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ तो क्या देंगे? लॉस देंगे। तो लॉस के लिए क्या एंट्री करी जाएगी सर? ये एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा जी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई बात? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये प्रॉफिट के लिए हुआ और ये किसके लिए हुआ? लॉस के लिए। बेटा वो डिसीज पार्टनर ही है दोनों, लेकिन एक में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, प्रॉफिट जब देना होगा ये एंट्री करेंगे, लॉस जब बांटना होगा हम ये एंट्री करेंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन है सर, देखिए अगर 3 पार्टनर्स थे जैसे एक्स वाई जेड, और उनका ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3:2:5, उसमें डेथ जो है बेटा जेड की हो रही है, और हमें न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो है 2:3।
अब आप मुझे बताइए, पहले जो एक्स वाई में रेशियो था और अभी जो एक्स वाई में रेशियो है, क्या दोनों सेम है? चेंज है या नहीं है? तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स, जो रिमेनिंग जो कंटिन्यू करेंगे, अगर उनके रेशियो में चेंज आ जाए, क्या आ जाए? चेंज आ जाए, उस वक्त जर्नल एंट्री, ये जो ऊपर जर्नल एंट्री करी है वो चेंज हो जाएगा। सर ये क्या बात होगी? यहां ऊपर जो हमने एंट्री करी थी वो एंट्री करी थी जब प्रॉफिट मिल रहा था किसको? जिसकी डेथ हो गई थी, उसके प्रॉफिट मिलने की एंट्री ये थी। बेटा ये एंट्री करेंगे, लेकिन अगर रेशियो चेंज हो जाएगा तो एंट्री अलग हो जाएगी। इसका मतलब ये निकल के आया कि सर ये वाली एंट्री हम कब करेंगे बताओ? जब रेशियो, जब सेम होगा या चेंज हो जाएगा? सेम होगा तभी एंट्री होगी। क्या सेम होगा? जैसे सर, जैसे ये कि मान लीजिए दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई और जेड, तीन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। बेटा इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। न्यू रेशियो की बात कर रहा हूँ, इसमें जेड है नहीं। अब पहले जो रेशियो था आज भी क्या है? वही है। बताइए बेटा इनका न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है या नहीं है? अरे बोलो, सेम है। जब ये रेशियो सेम होगा तो ये जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट के लिए और ये जर्नल एंट्री होगी लॉस के लिए। क्लियर है सर? वापस से आइए, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो सकता है? दो बेसिस पे हो सकता है, एस्टिमेशन बेसिस पे हो सकता है और डिटरमाइंड वैल्यू पे हो सकता है। डिटरमाइंड वैल्यू मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बना के निकाला है, और एस्टिमेशन बेसिस पे भी हो सकता है। एस्टिमेटेड बेसिस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एस्टिमेटेड बेसिस पे होगा। तो ये एंट्री हम कब करेंगे? जब अगर रेशियो हमारा सेम होगा। किसका? कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो अगर हमारे पास सेम होगा बेटा, तब हम प्रॉफिट के लिए एंट्री करेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर अगर रेशियो में चेंज हो जाएगा तब बेटा ये ऊपर वाली एंट्री नहीं होगी। फिर देख लीजिए आप क्या करेंगे। एस्टिमेटेड में दो बातें आ रही थी, या तो आपको प्रॉफिट होगा सर, या क्या होगा आपके लिए? लॉस। तो प्रॉफिट वाली सिचुएशन में जिसकी डेथ हो गई थी वो तो क्रेडिट ही होगा बेटा, बस डेबिट में आ जाएगा अब गेनिंग पार्टनर्स। क्या आ जाएगा? यहां पे सस्पेंस नहीं आएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। फिर सस्पेंस की जगह क्या आ गया? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें तो एंट्री रिवर्स हो जाती है आपके लॉस में, जेड्स कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? एंट्री क्लियर है सर? अब जो मैंने आपको बताया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यू करेंगे उनका चेंज नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आ गया? तो रेशियो पहले चेक करना है कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो उसकी एंट्री अलग है, और चेंज हो गया तब एंट्री अलग है। हम मान के चलते चेंज नहीं हुआ है, डज नॉट चेंज, तो डिसीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट, जो डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उसके हिस्से में अगर प्रॉफिट आया तो हम एंट्री क्या करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। समझ में आ गया? अभी हमने लिया था, जेड लिखा था यहीं पे। और अगर लॉस हो गया तो एंट्री क्या होगी बेटा? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ गई बात? अब चेंज करके मान लेते हैं कि इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, if the profit sharing ratio of remaining partners does not change, इससे पहले हमने क्या लिया था बेटा? does not change, और यहां पे इसे हमने काट दिया। अब क्या हो गया? पार्टनर्स चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया बेटा? अगर चेंज हो गया तो हम प्रॉफिट की सिचुएशन में क्या एंट्री करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, और बेटा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर लॉस में। ये एंट्री याद हो जाएगी। सबसे मेन इस चैप्टर में यही है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। फिर ये प्रॉफिट और लॉस कितना आया, कैसे आया, ये कैलकुलेट हमें करना है, और इस एंट्री के बेसिस पे हमें इसकी जर्नल एंट्री करें। जो चेंज है दूसरे चैप्टर के मुकाबले वो ये चेंज है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। आइए जी फटाफट नोट कर लीजिए, इसको नोट करो पहले तो। चलिए जी बेटा इधर ध्यान दो, ये लिख लीजिए। डिटरमाइनिंग द शेयर प्रॉफिट और लॉस, अगर शेयर प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे पास जो प्रॉफिट्स गिवन है वो डिटरमाइंड है, यानी प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिया हुआ है, तब तो आप सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे आप। और इतना करिए फिर मैं बताऊँ इसके आगे। लेकिन एस्टिमेशन बेसिस पे जब आप निकालेंगे, उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस सिर्फ डिसीज पार्टनर्स को मिलेगा। तो इससे ऊपर जो जर्नल एंट्री करी वो हमने इसके लिए करी है, एस्टिमेशन के लिए करी, कि एस्टिमेशन बेसिस पे निकाल रहे हैं तो उसमें डिसीज पार्टनर्स को मिल रहा था और एस्टिमेशन बेसिस पे। लेकिन अगर डिटरमाइंड है, पहले से निकाल के दे रखा है, तब आपके पास इसकी अकाउंटिंग क्या होगी। तो इसमें दो बातें आएंगी, या तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, नोट करो इसी में, आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। बेटा प्रॉफिट होगा तो ये पुरानी एंट्री है, ये पहले भी आप बना चुके हैं। कभी भी किसी प्रॉफिट को बांटना होता है तो हमारी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कौन पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब बेटा सब। ये प्रॉफिट हो गया ना, कंपनी का प्रॉफिट हो चुका, जब इसकी डेथ हुई उस वक्त हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा, तो वो सबको मिलेगा, सारे पार्टनर्स को, वो ओल्ड को भी नहीं मिलेगा, जो कंटिन्यू करने वाले उसको मिलेगा। अगर अगर यही लॉस हो जाए, तब सर लॉसेस का सिचुएशन आ जाए डिटरमाइंड, तो ये सेम एंट्री आप रिवर्स कर देंगे बेटा। तो आप लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने यहाँ पे जो डिटरमाइंड है उसका प्रॉफिट और लॉस हो सकता है वो हमने बता दिया आपको, और एस्टिमेशन बेसिस पे जो हो सकता है वो ही बता दिया।